दोस्तों, आज पेश है लालू कालू और वन देवता। किसी समय गांव में दो जुड़वा एवं हम शकल भाई लालू और कालू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। लालू कालू जवान हो गए थे, लेकिन अपनी उल उजुल मूर्खतापूर्ण हरकतों से नेटलेपन के कारण पूरे गांव में बदनाम थे। काम के नाम पर उन्हें सांप सूंघ जाता था। माँ आए दिन उनकी बेबहजा हरकतों से तंग आ चुकी थी। एक दिन, लो भाई लालू, गई गुल्ली 100 मुरब्बे के लिए। बाप रे, 100 मुरब्बे के लिए? पतीते पतीते भर जाऊंगा। हे भगवान, धीरे लगे और पास ही गिर जाए। और कालू की गुल्ली पर डंडा घुमाया। गुल्ली हवा में घूमती हुई निकट गुजरती उनकी माँ के सिर पर पड़ी। हाय, मर गई। हाय, सर फोड़ कर रख दिया। मेरा सत्यानाशी ठहरो, आज मैं तुम दोनों की अकल ठिकाने लगा के ही रहूंगी। बाप रे, मारे गई। ये तू कहाँ से आ गई? और अगले ही पल वह लगी दनादन इन दोनों की पिटाई करने। हाय, मरा। सुना मम्मा, बस 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 भी करो करो माँ, जान से मार डालोगी क्या? हाँ, तुम दोनों को खिला खिला कर अपनी गांव वालों के सिर फुड़वाने के लिए अच्छा है तुम दोनों को मार ही डालूं। जब काफी देर तक पिटाई होने के बाद लालू कालू माँ का क्रोध शांत होते नहीं देखा तो उन्हें लपक कर माँ के पांव पकड़ लिए। हमारी अच्छी माँ, हमें माफ कर दो हमें। हाँ माँ, देखो ना, दर्द के मारे दोनों के शरीर की सारी हड्डियाँ कीर्तन करने लगी हैं। अरे निठल्लो, तुम्हारी नाटकबाजी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। छोड़ो मेरे पाँव, कमबख्तों। पकड़ तो इस तरह रखे हैं जैसे मार ही डालना। जैसे मैंने मारना बंद नहीं किया तो तोड़ कर ही रख दोगे। तुम तो हमारी हर बात को गलत समझ लेती हो माँ। लो, छोड़ दिए पाँव और पकड़ लिए अपने कान। हाँ हाँ, आज कान पकड़ कर वादा करते हैं कि हम कभी गुल्ली डंडा किसी के सिर पर नहीं फोड़ेंगे और घर में रहकर तुम्हें आराम से तुम्हारी रोटियां को तोड़ेंगे। क्या यानी अब भी मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे? हे भगवान, उठा ले मुझे। यहाँ से तूने इन बैलों से मेरे पल्ले बांध दिया है। अरे अरे अरे, तू क्यों रोने लगी माँ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना माँ? कहे तो हम किसी हकीम वैद्य को बुला लाएं। वैसे शमशान की मिट्टी भी बहुत सी बीमारियों से चुटकी बजाते ही दूर कर देती है। कहो तो। उसकी बेकार की बेहुदी बातें सुनकर माँ से रहा ना गया और जवाब दे गया। वह अपने सिर को पीटती हुई चीखती हुई उठी। अरे नाश पिटो, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। याद रखना, यदि कुछ कमा धमा कर नहीं लाए तो अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा। दूर घर दूर घर से दरवाजे भी तुम दोनों के लिए नहीं खुलेंगे। अम्मा आई। वो डांट फटकार के पश्चात जब माँ पलट पलटती पैर पटकती वहाँ से चली गई। कालू भैया, सुनिए माँ की बात। यदि आज कमा धमा कर नहीं लाए तो रोटी नहीं मिलेगी, ना ही हमारे घर के लिए दरवाजे खुलेंगे। हाँ भाई, सुनी तो फिर सब कुछ सुन कर मेरी समझ में एक बात आई है। अम्मा की अकल सटिया गई है। हम भला हम और काम कहते तो तुम ठीक हो भाई, लेकिन मेरी समझ में अब काम धंधा किए बगैर अम्मा की त्रियाहट से छुटकारा पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। ओह! तुरंत ही लालू पहलवान
लालू भाई, मूर्खों के गांव में भला हम कौन काम देगा। सभी हमसे जलते हैं और हम समय कोसते रहते हैं। इसके लिए मैंने सोचा है हम किसी नगर में जाकर काम धंधा करेंगे। ठीक कहा तुमने, चलो। वाह, तो फिर शुभ काम में देर किस बात की, चलो इसी समय चलते हैं। कुछ दिनों में ढेर सारा रुपया कमा कर माँ को जब जता देंगे कि हम निठल्ले और शरारती नहीं बल्कि बुद्धिमान और शरीफ कमाऊ पुत्र हैं। दोनों उसी समय गांव छोड़कर नगर की ओर चल दिए पड़े और चलते चलते गांव पर एक जंगल में पहुंचे। देखो लालू भाई, जंगल पर पूर्व और पश्चिम दो अलग अलग नगर हैं। अतः हमें पहले यह तय कर लेना चाहिए कि हमें किस नगर में जाना चाहिए। लेकिन लालू भाई, मैं तो यह सोच रहा हूँ कि क्या हम दोनों एक नगर में कम काम के लिए जाना ठीक रहेगा। कहा कि ठीक कहा तुमने। हम दोनों साथ साथ एक नगर में गए तो हमारी शक्लें में कोई न कोई गड़बड़ पैदा कर देंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तब ऐसा करते हैं, हम यहीं से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पूर्व दिशा वाले नगर की ओर जाओ, मैं पश्चिम की ओर जाता हूँ। हम दोनों अपनी अपनी कमाई के साथ ठीक उसी स्थान पर मिलेंगे। यह बात तो ठीक है, मैं चलता हूँ। और फिर उसी समय दोनों एक एक करके विपरीत दिशाओं में चल पड़ी। कुछ देर बाद कालू जंगल पार करके पूर्व की सीमा में प्रविष्ट हो गया। उस नगर का नाम प्रतापगढ़ था। जब कालू एक खेत के निकट गुजरा तो एक किसान सिर पर हाथ रखे बैठा दिखाई दिया। नगर में पहला वासी मुझे किसान के रूप में दिखाई दिया। हमारी यह शुभ माना जाता है। कालू, वाह, बन गई बात। तेरा काम चल कर उससे बात कर, शायद वह तुझे कोई नौकरी दे दे। लेकिन बेचारे कालू को क्या पता था, जिस किसान के पास नौकरी मांगने जा रहा है वह अपने बैल के मर जाने से बहुत दुखी और चिंतित है। अब कैसे जोतूं ये खेत, दूसरे बैल की जगह किसे हल में जोतूं। पास में इतने पैसे भी नहीं हैं दूसरा बैल खरीद सकूं। लगता है इस बार मेरे परिवार को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। भगवान, तू ही कोई मदद कर। और तभी कालू नौकरी की आस दिल में लिए उसके पास पहुंचा। हजूर, इस गरीब और बेरोजगार को कोई आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या। काम? लेकिन पहले तो काम सुनकर किसान कुछ विद का, लेकिन फिर विचार आते ही चेहरे पर प्रशंसा से खिल उठा। यह मेरे मरे हुए बैल की आटा कट्टा तगड़ा है। यदि किसी तरह दूसरे बैल के साथ हल में जुतने के लिए तैयार हो जाए तो मेरा खेत आसानी से जुत सकता है। क्या सोचने लगे हजूर, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। मुझे तुम जैसे ही एक हट्टे कट्टे नौकर की सख्त जरूरत थी। लेकिन क्या हजूर। यह बात यह है कि मेरे पास काम है, एक दिन का ही है और ज़रा कठिन है। सोच रहा हूँ क्या तुम उसे कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाऊँगा हजूर, आप एक बार हुक्म करें कि तो देखिए मैं किस प्रकार कठिन से कठिन काम चुटकियाँ बजाकर आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम अभी शुरू हो जाओ। यदि तुम मेरा काम पूरा कर दिया तो 20 रुपये दूंगा और साथ यह शर्त भी है, अगर यदि तुमने काम पूरा नहीं हुआ तो बीच में इनकार किया तो एक देला मजदूरी नहीं दूंगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अब आप काम बताइए। किसान ने हल जो किसान ने उसे खेत जोतने का काम बता दिया और मूर्ख कालू तुरंत बैल की जगह खेत को जोतने लगा। ओह,
ओह, इसने तो इतने आसान काम को यह मूर्ख किसान कहता है कठिन बता रहा है। इतना सा काम दिन ढलने तक तो क्या दोपहर से पहले पूरा कर लूँगा। वह खूब फंसा। अब कोई मूर्ख मेरा मतलब हट्टा कट्टा ही। और धीरे धीरे दोपहर होने तक अब तो चला भी नहीं जाता, थक गया हूँ। क्या क्या कहा? अभी से थक गई? अभी तो आधा के जितना बाकी है। चलो ज़रा तेजी दिखाओ, वरना संध्या तक कल संध्या तक तुम इसे पूरा नहीं जोत पाओगे। लेकिन तभी किसान की आवाज़ लगाई, अजी सुनते हो, खाना लेकर आई हूँ, खा लो। अच्छा, भगवान आता हूँ। चलो कालू भाई, तुम भी खाना खा लो। खाना खाकर फिर दुगनी ताकत से काम जुटाना। तुम भीतर चलो, मैं उसके लिए भी भोजन का प्रबंध करके आता हूँ, ताकि वह भी खा पी कर फिर से स्वस्थ हो जाए। जो आज्ञा स्वामी। और जब कालू के घर की ओर बढ़ गया तो किसान बैल को खोलकर बनी पशुशाला में आंकता चला गया। चल मेरे राजा, अब तू भी चलकर चटपट भोजन कर ले और फिर अपने नए जोड़ीदार कालू के साथ मिलकर काम संध्या तक पूरा करना। खूब भेजा भगवान ने इस नए साथी को। बैल और पशु सलाम छोड़ने के पश्चात किसान के घर पर आकर कालू ने बगल में आ बैठा और दोनों भोजन करने लगे। वाह, अरे भगवान, आज तुमने गजब की सब्जी बनाई है। क्यों कालू? ठीक कहते हो हजूर दास, दाल भी खूब स्वादिष्ट बनी है। ओह, आप लोग भोजन कीजिए, मैं ज़रा दलान की सफाई आदि कराऊं। लेकिन बेचारे कालू को क्या मालूम था, जिस दाल को वह चटकारे लेकर खा रहा था उसमें भांग मिली हुई है। वह सिर ही एक तीन दिखाई देने लगे। आई हजूर, आई तीन तीन हजूर। और कालू का सिर भी भटकने हुए आंखें में चुटाने लगी, खोपड़ी काबू से बाहर गई। अरे, यह अब ठीक लग रहा है। आज मेहनत करके दिमाग कुंद हो गया है। खैर, जब काम पूरा होने 20 रुपये मिलेंगे तो दिमाग भी तरोताज़ा हो जाएगा। वह क्या दाल है। और भोजन करने के पश्चात, सुनो भाई कालू, अब तुम बैल की पशुशाला से लेकर हल में जुतो। तब तक मैं ज़रा झपकी लेकर तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। ठीक है मालिक। और कालू जाने के लिए पलटा। अरे सुनो, एक तगड़ा पशुशाला में एक तगड़ा भी होगा, जरा उससे सावधान रहना, बहुत शैतान है। वह अजनबी को देखते ही उस पर हमला कर बैठता है। ओह, आप फिक्र न करें, उसका पाला कालू से पड़ने वाला है। मुझसे वह शैतानी करके हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी बचाव के लिए 12 का मोटा लठ साथ जरूर ले जाना। वह तो मैं ले लिया है हजूर, अब देखना उसे कितना शैतान है। और कालू डंडा जब पशुशाला में पहुंचा, किसान की पत्नी बैल को बचा खुचा भूसा और सामने रखे बर्तन से निकाल कर एक बोरे में भर रही थी, और कुछ भूसा उसके चेहरे पर कपड़ों पर लगा था, जिससे वह खुद कोई जानवर प्रतीत हो रही थी। भांग की तरंग में कालू किसान की पत्नी को कचड़ा दिखाई दिया, जबकि किसान की पत्नी उस कचड़े से बाहर खूंटे पे बांध आई थी। ओह, तो यह है वह शैतान कचड़ा। मुझे सावधानी से काम लेना चाहिए होगा और बगैर
उलझे बैल को निकाल ले जाऊं। और दबे पांव उसकी ओर बढ़ा। अचानक ही किसी की मौजूदगी का एहसास पाकर पत्नी चौंक कर सीधी हुई और भांग की तरंग में कालून को ऐसा लगा मानो उछल कर कटड़े ने आक्रमण कर दिया। कौन? ओह शैतान कटड़े, ठहर, दोष दिखाता है। अरे वो मुझे कचड़ा कहते हुए तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरा दिमाग ठीक है शैतान, लेकिन तेरा दिमाग जरूर ठिकाने लगा दूंगा। तड़ाक तड़ाक। और भांग की तरंग में कालू किसान की पत्नी को ताबड़तोड़ छोटा बरसाने लगा। आई आई ओ, हाय मार डाला, हाय मार डाला। बेचारी किसान की पत्नी को समझ में कुछ नहीं आया। वह जान बचाती हुई चीखती चलाती इधर उधर भागने लगी तो कालू उसे अब भी कटड़ा समझ रहा था, लेकिन उसे कौन बचाता कौन? किसान भांग की तरंग में गहरी नींद सोया हुआ था। कुछ ही देर की भागदौड़ के पश्चात कालू ने किसान की पत्नी को पकड़कर जबरदस्ती कटड़े को के खूंटे पर बांध दिया। आ हाय ए जी, मर गई गई, तुम इस पागल से बचाओ। अब जी चाहे जितनी उछल कूद करो, चीखो चिल्लाओ, शैतान कटड़े अब कालू के बांध दिया है, लेकिन अब तू आज़ाद नहीं हो पाएगा। हा हा हा। अब मैं चला बैल को लेकर खेत में। और बैल फिर कालू बैल को खेत में पहुंचा और उसे हल से जोत कर किसी के आने का इंतजार करने लगा। किसान अभी तक नहीं आया। क्यों न कुछ देर पेड़ के नीचे आराम कर लूं। और कटड़े ने भी आज भूत तोड़ाया। और बैल और फिर बैल को हल आदि को छोड़कर ठंडी ठंडी ठंडे छाँव में जल्दी खराटे बनने लगा। उधर बांग की तरंग में सोए किसान को अचानक नींद टूटी। ओह अरे, यह भरी दोपहर में कौन कम वक्त रो रहा है? अभी खबर लेता हूँ। और आवाज की दिशा में चलते चलते किसान ने अपनी पशुशाला में पूछा। अरे भगवान, किसने की है तुम्हारी हालत? बू। फिर किसान की पत्नी ने रोते रोते सारा किस्सा कह सुनाया। ओह वह पाजी, इतनी हिम्मत! तुम्हें न केवल कटड़ा कहे बल्कि उसे कटड़े की तरह बांध भी छोड़े। तुम चिंता न करो भगवान, अभी चल कर उसकी खबर लेता हूँ। और जब पत्नी के साथ लेकर वह खेत में पहुंचा। अरे खेत तो वैसा का वैसा पड़ा है, लेकिन वह कम वक्त कहाँ गया? अजी वह देखिए पेड़ के नीचे वह पाजी कम वक्त कितने आराम से सो रहा है। अभी चखाता हूँ उसे। और कालू के करीब पहुंचकर किसान ने गुस्से में भरकर हाथ में डंडा उसके सीने पर दे मारा। आए मर गया, कौन है? किसने मारा मुझे? हजूर आप। मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी पत्नी को कटड़ा कही उसे मार पीट कर खूंटे में बांध दे। मैं आप यह क्या कह रहे हैं हजूर? ओह देखिए स्वामी, कैसा भोला बन रहा है। अब उस समय तो मुझे कटड़ा कह कर मुझ पर डंडा घुमा रहा था। अब कालू को सर भांग का नशा उतर चुका था। उसने किसान की कोई भी बात को पल्ले नहीं पड़ रही थी। लेकिन हजूर, मैंने कटड़े को खूंटे से बांधा था, आपकी पत्नी को नहीं। कहकर कालू अपनी समझ और करनी का सारा किस्सा बयान कर दिया। उसकी बात सुनकर किसान ने सारा माजरा समझते देर न लगी। ओह तो यह सब कुछ किया धरा इसका नहीं बल्कि दाल में मिली भांग का है। मैं कितना मूर्ख था जो इसे दाल भांग की दाल खिला दी। क्या
क्या सोचने लगी हुजूर? तुम्हारी कोई गलती नहीं है कालू, यह सारी गलती भांग की दाल की है। भांग की दाल? मैं कुछ समझा नहीं। तुम नहीं समझोगे। खैर सुनो, तुम्हारे बहुत सा काम निपटाना है, जल्दी ही हल में जुट जाओ। खेत अच्छी तरह से जुताई करने के बाद यह लो पोटली बीज है, इसे तुम्हें खेत में बोना है। ठीक है हजूर, यह काम मैं चुटकियों में कर दूंगा। और किसान के वहां से जाने के बाद कालू पोटली की बीज को देख फिर सोचने लगा, इतने बड़े खेत में जरा से बीज बोना कहाँ की अक्लमंदी है। थोड़ी थोड़ी जगह पर बीज बोए जा सकते हैं। और अपनी समझ के अनुसार थोड़ी सी ज़मीन खोद कर सारे बीज उसमें डाल दिए। हजूर, अब मैं हजूर को जब मैं बताऊंगा मैंने कितनी अक्लमंदी का काम किया है तो प्रशंसा से मुझे इनाम भी देंगे। लेकिन बाकी खाली ज़मीन को देखकर वह सोच में पड़ गया। इस थोड़ी सी जगह में बीज उगे, इस थोड़ी सी जगह पर तो बीज उगेंगे, बाकी जगह में कुछ न कुछ अवश्य उगाना चाहिए, वरना खेत अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बाकी जगह में क्या उगाऊं? और उसकी दृष्टि बगल वाले किसान की ज़मीन पर पड़ी, जिसमें तरह तरह के फूल लगे थे। आह, समझ गया, बाकी खेत खाली नहीं रहेगा। पड़ोसी के फूल की क्यारी अधिक सुंदर और लाजवाब दिखेगा। और झट से किसान मुंडेर लांघकर वह फुलवारी में पहुंचा और पौधे को खींच खींच कर उखाड़ दिया। संयोग से फुलवारी का मालिक उस समय कहीं गया हुआ था। यहाँ तो बहुत फूलों के पौधे हैं, थोड़े मेरे मालिक के खेत में लगेंगे तो किसी को क्या बिगड़ जाएगा। और सीधी उन्हें फूलों के बहुत सारे पेड़ तोड़कर फुलवारी का सत्यानाश कर दिया। अब बस इतने ही काफ़ी हैं, अब चलूं खेत पर। उसने वे सब पौधे किसान के खेती में चारों ओर बो दिए। आह, इन फूलों को लग रहा है जैसे खेत कितनी रौनक, अब मेरा इनाम पक्का है। और वह किसान से मिलने चला गया। काम खत्म हुआ, चलकर मैं मजदूरी और इनाम प्राप्त कर लूँ। जल्दी ही कालू भाई जंगल में मिल, रात होने वाली है, वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। और किसान के घर पहुंचा। हजूर, मैंने सारा काम अच्छी तरह निपटा दिया है, अब मजदूरी के साथ साथ मेरे इनाम देकर विदा कीजिए, संध्या हो चुकी है। क्या कहा? सारा काम निपटा दिया? चलो ज़रा मैं भी देख लूँ। किसान उसके साथ अपने खेत में पहुंचा। वहाँ का दृश्य देखकर उसका सिर पीट लिया। अरे कमबख्तिया, तूने क्या किया? पड़ोसी की फुलवारी का मालिक मुझे फांसी पर चढ़वा देगा। तभी दूसरे खेत का मालिक आग बुला होता हुआ वहाँ आ पहुंचा। पाजी किसान, तेरी ये हिम्मत, तूने अपने नौकर के साथ मिलकर मेरी फुलवारी के सारे पौधे अपने खेत में लगा लिए। ठहर, अभी वसूल करता हूँ इसका नुकसान की कीमत। कहकर किसान ने बैल को पकड़ा। तुम्हारी पिटाई करने से क्या लाभ हो? लाभ नहीं, और जाने के रूप में तुम्हारा बैल लेकर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन फुलवारी के मालिक ने किसान की एक न सुनी और उस बैल को लेकर चला गया। अब यह किसान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, बचकर जान बचाऊं, भागूं। कालू सिर पर कालू मार के वैसे सिर पे पैर रख के भाग। कम वक्त भागता का है, तेरा खून पी जाऊंगा। मगर उसे पकड़ पाने में सफल नहीं हुआ। कालू अपनी नज़रों से ओझल हो गया, निकल भागा। खैर, पताल से भी ढूंढ निकालूंगा, अपनी बर्बादी का बदला लूंगा। और उधर लालू को एक सेठ के घर नौकरी मिल गई थी। अरे भाई, सारा काम
हमने तुम्हें समझा दिया है। हम बाजार जा रहे हैं, हमारे लौटने से पहले सारा काम निपटा देना। आप बेफिक्र होकर जाइए श्रीमान, लौटते पर आपको एक भी काम अधूरा नहीं मिलेगा। सेठ के जाने के बाद पहले इन कपड़ों को ढेर को धो डालूं। अरे यह कमीज तो इंडिया गेट, यह तो इंडिया गेट है, मुझे क्या। अब मुझे लगे आते इन्हें सूखने भी डाल देना दूं। लेकिन अरे यह क्या, कमीज सुखाने के लिए रस्सी भी डालना था। लेकिन फिर उसे एक नज़र कपड़ों को सूखने के लिए तार पर डाल दिया। पता नहीं इतने धनी होकर सेठ और सेठानी फटे पुराने कपड़े क्यों पहनती है। इन्हें के तो मैं और कालू ही अच्छे हैं। और जब दूसरी बात थी, कसाई वाली धुलाई के कारण वे कपड़े फटे थे। लेकिन उन्हें फटे कपड़े को ज़्यादा दिमाग न खपाकर पुनः घर में घुस गया। ओह, मालिक के जूते कितने गंदे गंदे हो गंदे हैं। अभी अगर इन्हें जाकर धोकर साफ कर दूं तो अपने चमकते जूते देख सेठ जी प्रशंसा से मुझे अवश्य इनाम देंगे। और ऐसे जूते चमकाऊंगा कि सेठ जी के दिल बाग बाग हो जाए। और हो गए साफ, इन्हें निचोड़ कर सुखाने के लिए डाल दूं। जूते धूप में डालने के बाद घर में दूसरे कमरे में पहुंचा। सेठ जी ने कहा था कि मेज पर शीशी में द्रव छिड़क कर उसे अच्छी तरह द्रव फर्श पर छिड़क कर उसे अच्छी तरह से धो डालूं। पहले यही काम कर दूं। अगले ही पल कमरे में की मेज पर की ओर बढ़ गया। मिल गई है शीशी, और उस शीशी का द्रव कमरे में छिड़कने के बाद फर्श को साफ करना। और वह बाहर आकर एक वृक्ष के छांव में लेट गया। सब काम अच्छी तरह निपटा कर अब जरा एक झपकी ले लूं। कुछ देर बाद सेठ और सेठानी घर लौटे। हाय मेरे कपड़े, हाय मेरे कीमती जूते। उस नौकर की कारस्तानी अंदर चलकर देखते हैं, उसकी खबर लेते हैं। उस नाशपते का खून पी जाऊंगी। दोनों धड़कते हुए कमरे में घुस गई। वी उफ, इतनी चींटियां कहाँ से आ गई, जल्दी बाहर चलो। लालू, ओ लालू कहाँ है, मर गया तू, अरे नाशपते कहाँ है तू। दोनों चींटियों के भय से बाहर निकल आए। लालू को संबोधित करते हुए चीखते चिल्लाते न लगे। सुनकर लालू की नींद टूटी। वह दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। क्या हुआ, क्या हुआ सेठ जी। सेठ जी के बच्चे, पहले ये बता मेरे कमरे पे तूने क्या बिखेरा है। मैंने वही तरफ उधेड़ा है सेठ जी, जो कमरे के भीतर मेज पर रखी शीशी में था, जिसे सेठानी ने फर्श धोने के लिए कहा था। क्या, मेज पर रखी शीशी, अरे तेरा सत्यानाश हो जाए, उसमें शहद था। मैंने तुझे बाहर बरामदे में मेज पर रखी शीशी से फर्श धोने के लिए कहा था। हे भगवान, शहद का सत्यानाश कर दिया। ओह, तो मुझे सुनने में भूल होगी सेठ जी, माफ़ी चाहता हूँ। और दोनों उस पर बुरी तरह पिल पड़े। माफ़ी, तूने मेरे जूते का सत्यानाश कर डाला। पहले तू मेरी लात खा। तूने मेरे कपड़ों को निचोड़ कर उसका कचूम पर निकाल लिया। तेरे कपड़े साबुन तेरे कपड़े भी साबुन नहीं रहने दूंगी। आह। लालू की अच्छी खासी पिटाई करने के बाद भड़ास कुछ कम हुई। अब कान खोल कर सुन ले, हमारा जो नुकसान हुआ इसके एवज में तुम्हें हमारे 7 बरस तक मुफ्त में काम करना पड़ेगा। सच कहते हो सेठ जी, नुकसान की कीमत चुकानी होगी। ठीक है सेठ जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। तो फिर जाओ, सबसे पहले जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आओ ताकि खाना पक सके।
जो गेस्ट सेठानी जी। और सुन लो, अगर इस बार भी तुमने कोई भूल हुई तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ गया हजूर। और कुल्हाड़ी उठाकर वह बाहर निकला। मकान के पिछवाड़े में लगे पेड़ को देखकर ढेर सारी लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ मिल मिल जाएंगी, लेकिन जंगल में इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। जल्दी ये लकड़ी ले जाऊंगा, मालिक सारा क्रोध जाता रहेगा। और अगले ही पल शेर जी वो मार लिया आधा मोर्चा। इस पेड़ की लकड़ी आसानी से काट सकूंगा। और तभी वह कटा हुआ वृक्ष मकान के ऊपर गिरा। भारी उस भारी वृक्ष के मकान के ऊपर गिरते ही छत भड़का कर नीचे गिर पड़ी। अरे बाप रे, भागो। आई जी माँ और बाल बाल बचे। बड़ा जबरदस्त भूचाल आया था। आज ही कोई भूचाल उचाल नहीं आया। पिछवाड़े में पेड़ गिरा है। मुझे लगता है कालू के बच्चे ने कोई मूर्खता की है। जरा जाकर तो देखिए। और बात समझ में आती ही सेठ अलग फाड़ कर चीखा, काल लालू। और दूसरे ही पल पास पड़ा डंडा उठाकर वह दौड़ता हुआ पिछवाड़े पर पहुंचा। कमबख्त को अब नहीं छोड़ूंगा। लगता है मालिक मुझे शाबाशी देने आ रही है। तभी सेठानी भी हाथ में डंडा लिए अपनी ओर दौड़ती आती दिखाई दी। छोड़ना नहीं, पसली छोड़, हड्डी पसली एक कर डालो मूर्ख की। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, ये तो गुस्से में तो भाग निकलना में बुलाई है। लेकिन भागते भागते सेठ की धोती में टकराई और उलझ गई। और अगले ही पल हाय मार डाला। फिर जब तक वे संभले, लालून की नज़रों से ओझल हो गया। आज कम वक्त से बचकर निकल गया, लेकिन फिर कभी दिखाई दिया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आए रे मेरी कमर। और रात को दोनों भाई जब जंगल में मिले, कहो लालू, आज दिन भर तुमने क्या किया और कितने की कमाई की? हकीकत बताऊं तो मुझे पर हंसेगा। अंत में उदास स्वर में बोला, मैं क्या बताऊं भाई, दिन भर भटकने के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिला। लेकिन तुम्हारा दिन कैसे गुजरा कालू भाई? और जो विचार लालू के दिमाग में आया था, वही जो विचार का लालू के दिमाग में आया वही कालू के दिमाग में भी आया। उदासी भरे स्वर में बताते हुए बोला, मत पूछो भाई, आज के दिन बड़ा मनुष्य था निकला। वो कैसे? नगर में की एक दुकान में घूमा, वहाँ मनपसंद कोई काम नहीं दिखा। हूँ है तो मेहनती लेकिन मूर्ख। ओह, यानी दोनों का दिन अच्छा दोनों का दिन ही एक जैसा मनुष्य था। तभी भाई एक उपाय सूझा है। कल हम ऐसा करेंगे, एक दूसरे की जगह काम में खोजेंगे जाएंगे। यानी तुम पूर्व में जाना और मैं पश्चिम में की ओर जाऊंगा। ठीक है, यह बात ऐसा कर ठीक है, एक बार ऐसा करते हैं। हो सकता है इस तरह हमारी किस्मत चमक जाए। ठीक कहते हो। चलो अब सो जाए, रात काफ़ी हो गई है। और यह मैंने अच्छा किया, कहीं अगर लालू को हमारे पूर्व की ओर भेज देते। यह मैंने अच्छा किया, वरना कहीं अगर लालू मुझे पूर्व की ओर भेज देता तो यह कालू ठीक किया, वरना अगर मुझे पश्चिम की ओर भेज देता तो सेठ और सेठानी मेरा सिर फोड़ डालते। और अगले दिन होते ही दोनों रात को
तय की दिशाओं में चल पड़े। और संयोग से कालू उसी सेठ सेठानी के टूटे हुए घर के करीब पहुंचा जहां लालू अपनी मूर्खता का कमाल दिखा चुका था। शायद यह काम मिल जाए। हजूर, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? तुम आज पकड़ा गया, आप पाजी पकड़ लो इसे। और फिर अगले ही पल कालू को समझ उसे फिर पिल पड़े। आज नहीं छोड़ूंगा, उप सिर फोड़ डालूंगा। कालू बेचारा बुरी तरह पिटने के बाद रोता हुआ जंगल में गया। यहाँ काम मांगने किसी को ऐसी दुर्गति की जाती है, पता होता तो कभी उधर न जाता। और उधर किसान जब लालू को ढूंढता फिर रहा था, कहीं दिख भर जाए, हड्डी पसली एक कर दूंगा कम भक्त की। तभी उसके सामने से लालू आता दिखाई दिया। अरे, वह आ रहा, अभी खबर लेता हूँ उसकी। और लालू की दृष्टि दौड़कर जाते किसान की ओर पड़ी। शायद वह मुझे किसी नौकरी की तलाश में वह रही किस्मत। नगर में घुसते ही पहले ही काम भेज दिया। लेकिन किसान ने उसके निकट पहुंचने से पहले ही लालू को कुछ कह पाता, किसान ने उस पर पिल पड़ा। हाय, मेरी बर्बादी के कारण आज तू नहीं बचेगा। और बुरी तरह मार खाने के बाद वह भी रोता हुआ जंगल की ओर चल पड़ा। हाय, मुझे किस किए की सज़ा मिली। वो जब हालात के लिए कालू भाई से फिर कोई बात बतानी पड़ेगी। हाय हाय, मुझे किस बात की सज़ा मिली। वो इस हालत के लिए कालू से फिर कोई बात बनानी पड़ेगी। और लालू कालू जंगल में वहीं मिले जहाँ पहले मिले थे। अरे, तुम्हारी हालत कैसे हुई भाई लालू? क्या बताऊं कालू भाई, काम की तलाश में जा रहा था, एक पागल सांड से भिड़ गई और दोनों जमकर लड़ाई हुई। लेकिन अंत में हार उस पागल सांड की हुई। उसे मारने के बाद मैं सीधा यहाँ आ गया। ओह, लेकिन भाई, तुम इस दिशा कैसे? कुछ मत पूछो मेरे भाई। जिस सांड को तुमने मारा उसकी आत्मा मुझे लालू समझ कर मुझसे बदला लेने आई, किंतु मैंने भी उसे छकाया बहुत। मत पूछो। और बातों में मसलूब ही थे लालू कालू। अरे, किसने पुकारा मैं? लेकिन आसपास कोई न दिखाई दिया तो आश्चर्यचकित हो उठे। तुमने कुछ सुना लालू भाई? हाँ भाई, ऐसा लगता है मैंने किसी को पुकारा, मगर वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे मूर्खों, मैं हूँ वन देवता। जिस वृक्ष के नीचे तुम खड़े हो उसी में रहता हूँ। ऊपर देखो। अरे, हकीकत का पता लगते ही दोनों वन देवता के कदमों में गिर पड़े। वन देवता, हमारी मदद कीजिए, हम दुखियारी किस्मत के मारे आपकी शरण में पड़े हैं। अगर आप हमें मदद न की तो हम यहीं अपनी जान दे देंगे। जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारी मदद करने के लिए पुकारा है, क्योंकि मूर्ख होने के बावजूद भी तुम तो भोले नेक दिल हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से 100 गज दूर चलने पर तुम्हें एक बड़ी सी चट्टान दिखाई देगी। चट्टान के नीचे बहुत सारा धन गड़ा है, जाकर निकाल लो। मगर ध्यान रहे, उस धन में एक चांदी की डिब्बा भी होगा। उसे भूलकर भी मत खोलना, वरना तुम्हारे दोनों को पछताना पड़ेगा। हम समझ गए वन देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कदम दोनों कदम गिनते हुए उस चट्टान के ओर बढ़ गए। उसके बारे में वन देवता ने बताया था। पूरे 100 गज दूर तय करने पर साथ ही उल्लू लालू प्रसन्नता से चीख उठा, वह रही चट्टान।
दोनों ने चट्टान के करीब पहुंचे। धक्का लगाओ भाई, कालू अमीर बनने जा रहे हैं। और जोर लगा खींचा और चट्टान एक तरफ से उठाते ही निगाहें गड्ढे पर पड़े धन पर पड़ी। आह, धन देखकर दोनों उछल पड़े। याहू, वन देवता जिंदाबाद। उसके बाद धन की पोटली बांधने लगे और सारे धन को समेट कर लिया, किंतु चांदी की डिबिया रह गई। इसे भी उठा लो। नहीं नहीं, इसे मत लगाना, यह मत लगा। क्या तुम्हें वन देवता की चेतावनी भूल गई? वह मुझे याद है, इसलिए मुझे लगता है इस डिब्बी में जरूर कोई बेशकीमती वस्तु होगी। शायद हीरे, जवाहरात, पन्ने इत्यादि होंगे। इसे यहाँ रख सरासर मूर्खता होगी। अच्छा, यही बात है तो खोलकर अपने दिल की संतुष्टि कर लेते हैं। वन देवता कौन सी यहाँ खड़ी हमें देख रही है। और लालू कालू को लोभ में फंसे वो डिबिया की गड्ढे से निकाली और खोलने लगे। आह, इसमें रखे हीरे कितने कीमती होंगे। लेकिन फिर भी डब्बा खुले और मट्टी खराब हो गई। अरे बाप रे, यह तो मधुमक्खियाँ, भागो। लाल कोलू मधुमक्खी से बचने के लिए अंधाधुंध दौड़ पड़े। यहाँ तक कि इस बात का भी पता था कि धन की पोटली खाली हो गई। उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि उसकी धन की पोटली खाली हो चुकी है। उप कम वक्त मधुमक्खियाँ पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही, भलाई इसी में भागते रही और हड़बड़ा कर दोनों गड्ढे को भी न देख सके जो गंदे पानी से भरा था। पणासुर दोनों गड्ढे में गिरे। हाय मरे, बचाओ। हाय, लुट गई, बर्बाद हो गई। काश हम वन देवता की बात मान लेते। लेकिन वे तब पानी से बाहर नहीं निकले। तब मधुमक्खियाँ उनका पीछा छोड़कर वापस न लौट गई। उनके बाद पानी से बाहर निकलकर वन देवता से मिलने रोने पीटने जंगल में चल पड़े। जंगल की सारी स्थिति उनके स्थान पर पहुंचकर, वन देवता हमारी मदद कीजिए, हमें खजाना नहीं मिला। जरूर मेरे मना करने पर भी तुमने चांदी की डिबिया खोल होगा। सच है, तुम दोनों वास्तव में मूर्खता के कारण कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तुम भुगतो लालच करना का फल। नहीं नहीं, हमें माफ़ कर दीजिए वन देवता, हमारी मदद कीजिए। हाँ वन देवता, हमें वास्तव में भूल हुई, लेकिन हम वायदा करते हैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। उनके बार बार गिड़गिड़ाने से वन देवता का दिल फिर पसीज उठा। अच्छा, अब मगरमच्छियाँ छू मत भाओ, न जाने क्यों फिर तुम दोनों पर दया आ गई। सुनो, जंगल के उत्तरी छोर पर एक बुढ़िया रहती है। यदि तुम दोनों किसी तरह थोड़ी बुद्धि का उसे अपने कार्य अपने कार्य की बातों से प्रसन्न कर लो तो तुम्हारी मुश्किलें आसान कर देगी। अब तुम जाओ। ओह, कितना अच्छे हैं वन देवता। जाओ, चलो कालू दादी माँ के पास। लालू और कालू खुशी से वन देवता की बताई दिशा की ओर चल पड़े। अब बिल्कुल भी लालच नहीं करना लालू, बिल्कुल नहीं करूँगा कालू। और फिर कुछ ही देर बाद वे बुढ़िया के सामने थे। दादी माँ, हम आपके पास बहुत दूर से किसी काम पाने की आस में लेकर आए हैं। हमें कोई काम अवश्य दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी, लेकिन हम महापगार क्या लोगे? हमें 2 समय का भोजन मिल जाए, हम और क्या चाहिए? क्यों कालू, मैंने गलत तो नहीं कहा? ठीक कहा कहते हो कालू भाई। दादी अम्मा की सेवा करके हमें आनंद प्राप्त होगा। किसी भी तरह बुढ़िया को खुश करना है।
बेचारे किस्मत के मारे लगते हैं, लेकिन भले लड़के हैं। तब बुढ़िया बोली, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने नौकर समझ लेती हूँ। आपका यह आभार कभी नहीं भूलूंगी दादी माँ। हाँ दादी माँ। अम्मा, अब हमें झट से काम बताइए ताकि हम इसी समय आपकी सेवा शुरू कर सकें। बुढ़िया ने पहला काम बताया, सबसे पहले तुम मेरी झोपड़ी के आसपास की ज़मीन खोद डालो ताकि ज़मीन पर साग सब्जियाँ खेती कर सकूं, जिससे के लिए मुझे 10 कोस बाजार में चल कर जाना पड़ता है। बहुत अच्छा दादी माँ। और बाकी ज़मीन पर आम अमरूद के वृक्ष लगाऊंगी, लेकिन फलों मुझे बहुत पसंद है। अब तुम दोनों जाओ और ये काम में जुट जाओ, और जब तक तुम दोनों के लिए भोजन तैयार करती हूँ। बहुत अच्छा दादी माँ। और हाँ, ज़मीन खोदो, सारा सामान तुम्हें झोपड़ी में पीछे पड़ा मिल जाएगा। और दोनों झोपड़ी के पीछे गए और ज़मीन खुदाई करने लगे। और शाम होती, चलो खुदाई का काम तो समाप्त हुआ। हाँ इस हाँ इस सब्जियां की खेती होने के साथ साथ आम अमरूद के वृक्ष भी लगेंगे। और तभी उसके नथनों में तेज गंधा खटक रही। आह, स्वादिष्ट खाने की महक। लगता है दादी माँ बहुत लजीज खाना तैयार किया है हमारे लिए। आओ भीतर चलते हैं। लेकिन एक समस्या है अभी सामने आ खड़ी हुई। हमने मगर हम इस खाई को पार करते झोपड़ी के भीतर कैसे जाएंगे? अरे यह हमने क्या गड़बड़ कर दी। अब एक तरकीब है लालू। क्या? यदि हम झोपड़ी के द्वार पर पत्थर मारकर बुढ़िया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें तो हो सकता है झोपड़ी के पहुंचने का कोई दूसरा मार्ग सुझा दे। वाह, क्या खूब खूब यह तरकीब। चलो पत्थर मेरे साथ शुरू हो जाओ। और फिर दोनों पत्थर उठाकर झोपड़ी के सामने पत्थर मारना आरंभ किया। ओ गया मेरा पत्थर। वह लगा मेरा पत्थर निशाना और सिर दी। ओह, हो सकता है बाबा दरवाज़ा को तोड़ने का इरादा हो। अरे आती हूँ बाबा, क्या दरवाज़ा तोड़ना? अरे लालू, बस करो लालू। बुढ़िया ने सुन लिया। नहीं, पत्थर मारते रहो, कहीं ऐसा न हो कि हम इधर पत्थर फेंकना बंद करें, उधर बुढ़िया रण मौसी पाकर वापस चली जाए। और ठीक उसी समय बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। सनसनाता हुआ पत्थर जाकर उसकी नाक पर लगा। हाय मार डाला। और यह देख दोनों बौखला गई। बाप रे, अब क्या होगा? हाय, हमारी योजना चौपट हो गई। तभी बुढ़िया गुस्से से लड़खड़ाती हुई बाहर निकली, मगर बूढ़ी खुदी हुई खाई को न देख पाई। अरे यह तो बुढ़िया तो अरे भाई, बुढ़िया काम से। हाय, हमारी मदद कौन करेगा? बुढ़िया से किसी तरह पीछा छुड़ाने का तीसरी बार वंदिता के निवास स्थान की ओर बढ़ चले। किसी तरह जान बची। हाँ हाँ लालू भाई, लेकिन अब यह बात पूरी तरह सिद्ध हो गई है। हम दोनों वास्तव में निरे बुद्धू हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं अब वन देवता हमारी मदद करेंगे या नहीं। ठीक कहते हो भाई, पर इस बार समझ में नहीं आई। बुढ़िया ने तो कहा था कि आम और अमरूद के वृक्ष लगाना चाहती है। उसी हिसाब से ज़मीन खोदी तो थी भाई, लेकिन शायद ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन खुद गई। हम
तभी तो उस बुढ़िया के साथ हमारी भी किस्मत भी उसी में लुढ़क गई। और कुछ देर बाद पुनः उस वृक्ष के नीचे पहुंचे जिसके वन देवता रहते थे। उन्होंने सारी आप बीती कह सुनाई। सुनकर वन देवता बोले, मुझे पहले ही इस बात की आकांक्षा थी। बे बेशक तुम दोनों जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया और मेहनत मजदूरी करने जीने की कोशिश की, पर तुम्हारी मूर्खता के कारण ही किसी तुम किसी दोनों सारी मेहनत पर पानी फिरता रहता है। लेकिन तुम दोनों मूर्ख होने के बावजूद भी नेक नीति और मेहनती हो, इसलिए तुम्हारी मदद करता हूँ। इस बार तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा, वरना तुम यह दुनिया जीने नहीं देगी। सुनो, मेरी जड़ को 6 फुट गहरी खोद कर उसमें बड़ा संदूक मिलेगा। उसमें इतना धन होगा कि तुम दोनों आराम से अपना जीवन गुजार सकेंगे। और उस संदूक को निकाल कर वापस घर लौटना। तुम्हारी माँ तुम्हें बेचैनी से राह देख रही है। और कहने के साथ ही वृक्ष वन देवता का चेहरा अदृश्य हो गया। लालू का मन ही मन वृक्ष देवता का प्रणाम किया और वृक्ष की जड़ की खुदाई करने में जुट गए। जल्दी वह मिल गया संदूक। चलो अब जल्दी से इन्हें निकालें और घर चले। रात होने वाली है, कहीं मार्ग में चोर डाकू मिल गए तो वन देवता फिर से हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। दोनों गड्ढे से संदूक निकाल कर खोला। उसमें भरी सोना मुद्राएं को देखकर प्रशंसा से खिल उठे। वन देवता की उपकार हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अब देर न करो लालू भाई, संदूक उठाओ और घर चलो। पता नहीं माँ हमारे बगैर किस दशा में होगी। लालू कालू संदूक लेकर जब अपने घर पहुँचे तो उसकी माँ देखते ही उनकी बूढ़ी माँ रोती हुई उनसे लिपट गई। तुम कहाँ चले गए थे मेरे बच्चों? देखो मैं रो रो कर मेरा क्या हाल हो गया है। क्या तुम दोनों मेरी जरा भी शुद्ध नहीं है? लेकिन माँ, तुम इन्हें तो हमें कमा धमा कर कुछ लाने को कहा था। हाँ माँ, तुम्हारी आज्ञा का पालन किया है। देखो तुम्हारे लिए कितना सारा धन लेकर आए हैं। जिंदगी भर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बाढ़ में गया धन, वह तो मैंने गुस्से में कहा था। मेरा असली धन तो तुम दोनों अच्छे बेटे हो। और धन के साथ साथ लालू कालू जैसे बुद्धि भी मिल गई। उन्हें निठल्ले बैठने की बजाय व्यापार आरंभ कर दिया। सिर दी उनकी चर्चा से व्यापार में दिन दुगना चतुर्थिया से व्यापार में दिन दुगना रात चुगना फलता चला गया। और कुछ ही समय बाद दोनों गांव के सबसे धनवान बन गए। झोपड़ी की जगह आलीशान मकान खड़ा कर लिया। गांव में उनकी इज्जत होने लगी। और एक दिन उसकी माँ ने बड़ी धूमधाम से उनका विवाह कर दिया। इस तरह अपनी बुद्धिमान पत्नियों और माँ के साथ लालू कालू बाकी जिंदगी आराम से व्यतीत की। समाप्त दोस्तों।